नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग पॉइंट जीके में। और आज हम लेके आए हैं भारतीय इतिहास का पार्ट 2 यानी दूसरा भाग। और इसमें आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले हमने 49 क्वेश्चन कर लिए हैं, आज हम 50वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो जो भी बंधु पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले जो भी वीडियो हैं वो भी आपको मिल सके। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है वो भी आप तक पहुंच सके। और पसंद आने पर इसे शेयर करें और लाइक करें। तो चलो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया। तो इसका ऑप्शन होगा बी, यानी अशोक ने करवाया। सांची के जो स्तूप हैं उनका निर्माण अशोक ने करवाया। और हमने इससे पहले पढ़ा कि जो सारनाथ है, सिंह स्तंभ है, जो वो सारनाथ से लिया गया, वो भी अशोक का है। तो सांची का जो स्तूप है वो किसने बनवाया, अशोक ने, अशोक मौर्य। अगला क्वेश्चन हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोट्स के रूप में पहचान की। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है, जो मौर्य वंश का संस्थापक, जिसके प्रधानमंत्री थे कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, एक ही व्यक्ति के 3 नाम हैं। तो देखो सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोप्ट्स, ये जो नाम हैं ये किसके लिए किए आए हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य के लिए आए हैं। और इनका तादात्म्य यानी कि ये नाम चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ही उपयोग में लिए गए हैं, इस बात की जानकारी हमें किसने दी। तो हमें याद रखना विलियम जोन्स ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका उत्तर होगा विलियम जोन्स। यानी विलियम जोन्स ने हमें बताया कि सेंड्रोकोट्स किसी और के लिए नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ये यूज किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। देखिए कलिंग विजय, ये हमने पढ़ा था कल कि 261 ईसा पूर्व जो है अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। यानी कलिंग उड़ीसा में पड़ता है, इसकी राजधानी तोसली थी। तो इसका जो वर्णन है वो 13वें अभिलेख में मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि 13वें अभिलेख में ही आपको याद होना चाहिए कि इसी में जो विदेशियों से, विदेशी लोगों से क्या संबंध होना चाहिए, उसका भी वर्णन 13वें अभिलेख में ही मिलता है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है संचार, दूसरा है संस्था और तीसरा है गूढ़ पुरुष। यानी संचार भी कहा जाता था, संस्था भी कहा जाता, गूढ़ पुरुष। देखिए तो इसमें उत्तर होगा ये सभी। मैं इसको बता रहा हूँ विस्तार से। देखिए संचार और संस्था, गूढ़ पुरुष यानी जो जानकारी रखते थे उनको गूढ़ पुरुष कहा जाता है। अब इसमें 2 प्रकार के थे, ये संचार और संस्था। संचार वे लोग थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूम करके और गुप्तचर जानकारियाँ इकट्ठी करते थे, वो कहलाए संचार। और एक ही स्थान पर रह करके गुप्त सूचना की जानकारी करने वाले वो कहलाते थे संस्था। तो इस तरह संचार, संस्था और गूढ़ पुरुष तीनों ही गुप्तचर के लिए ये प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन अपना कि मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त है। तो मेगस्थनीज कौन था, ये पहले आपको बताया था मैंने। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य काल में भारत आया था। तो इसने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा है। और वो कौन कौन से भाग है इसको भी हम आगे चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया, 7 भागों में। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसके जो अवशेष मिले वो आपको याद रखना है। देखिए कुम्भरहार पटना में जो इसके महल के अवशेष मिले हैं, किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के। क्योंकि हमने पढ़ा कि मगध का शासक था, तो मगध जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश का जो इलाका है उसी को कहा जाता था। इसे अगला क्वेश्चन है, अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है। तो अशोक के धम्म की परिभाषा, देखो अशोक का धम्म क्या है। अशोक का धम्म जो नीतियाँ थी, जो नियम थे, तो उन्हीं को अशोक का धम्म कहा गया है। तो ये किससे लिया गया है, ये परिभाषा कहाँ से ली गई है, तो इसको अपने को देखना है। इसमें ऑप्शन है सी, और ये याद रखना है राहुलोवाद सूत्र से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राहुलोवाद सूत्र से ये धम्म की परिभाषा ली गई कि धम्म का अर्थ क्या है, तो राहुलोवाद सूत्र से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में प्रचलित विष्टि, देखो ये वर्ड से ही पता लगता है विष्टि। तो विष्टि क्या था, तो देखिए इसमें पहला दे रखा है धार्मिक कर, दूसरा भूमि कर, तीसरा सिंचाई कर। तो इसमें आएगा निःशुल्क श्रम, यानी कि बेगार प्रथा थी ये, कि बिना शुल्क के कोई व्यापार काम करना, परिश्रम करना, श्रम करना, वो क्या था, वो विष्टि कहलाती थी। यानी निःशुल्क श्रम यानी बेगार प्रथा इसको कहा जा सकता है। बेगार यानी बिना शुल्क के कोई श्रम करना,
तो इसको बेगार आय या निःशुल्क श्रम आय एक ही बात है। अगला क्वेश्चन अपना, तो इसमें भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? देखिए सर्वप्रथम, तो इसमें आपको याद रखना, देखो इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं सोने के सिक्के से संबंधित। पहला तो ये आ गया प्रथम, तो प्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? हिंद यूनानियों ने। किसने चलाए? हिंद यूनानी। एक ये जो वर्ड है हिंदी यूनानी, इसी को अंग्रेजी में इसने क्या कहा है? हिंद से तो इंडो ले लिया इसने, और ग्रीक यानी यूनानी, तो इंडो ग्रीक बोले या हिंद यूनानी बोले, दोनों ही एक ही बात है। इसको हमें याद रखना, कभी भूलना नहीं है इसको, हिंद यूनानी बोले या इंडो ग्रीक एक ही बात है। अब देखिए एक क्वेश्चन और बना रहा हूँ मैं इसमें कि सबसे पहले किसने चलाए? इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी ने। एक प्रश्न आ जाए कि शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? शुद्ध, तो शुद्ध सोने के सिक्के आ जाए तो आपको याद रखना कुषाणों ने। जो कुषाण हैं उन्होंने, तो इसमें देखो शुद्ध ऊ की मात्रा लग रही है, कुषाणों में भी ऊ की मात्रा लग रही है, तो कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। तीसरा क्वेश्चन इसमें यह बन सकता है कि सर्वाधिक सिक्के किसने चलाए? तो सर्वाधिक जो सिक्के हैं वो गुप्त काल में चले, तो गुप्तों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए। तीनों क्वेश्चन हो गए कि पहले सबसे पहले हिंदू यूनानियों ने, शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने, और सर्वाधिक किसने चलाए? गुप्तों ने। तो इस तरह तीनों, इसीलिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, यह हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन अपना कि शीशे के सिक्के किसने चलाए? तो ये चलाए सातवाहन वंश ने। तो सातवाहन वंश जो है उन्होंने शीशे के सिक्के चलाए, बहुत इंपॉर्टेंट है सातवाहन। तो आपको याद भी रह जाएगा कि वाहन जो होते हैं उनमें शीशा बहुत ज़रूरी होता है, आगे भी शीशा होता है, साइड में भी शीशे होते हैं, शीशा ही शीशा लगा हुआ होता है। तो सातवाहन जो वंश है उन्होंने शीशे के सिक्के चलाए। अगला है ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किसने प्रारंभ की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की जो प्रथा वो भी सातवाहनों ने किया है। भूमि अनुदान यानी भूमि को दान में देना, ब्राह्मणों को दान में देना, तो ये प्रथा किसने चलाई थी? सातवाहन वंश के लोगों ने। इसके बाद देखिए इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान, ये भी आपको याद रह जाएगी, जिसके साथ सातवाहन हो उनके प्रतिष्ठा, ये मैंने बना भी रखा है कि सातवाहन जिसके होंगे तो प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, तो प्रतिष्ठान इनकी राजधानी थी किसकी? सातवाहन वंश की। अगला है कनिष्क का राजवैद्य था। देखो कनिष्क कश्मीर का शासक था और ये इसका राजवैद्य कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो इसमें देखो दे दिया चरक, सुसूर, धन्वंतरी, जीवक, तो इसका चरक था। कनिष्क का जो राजवैद्य था वो कौन था? चरक। अगला क्वेश्चन है इसमें कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? देखो कनिष्क के काल में कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संहिता, देखो 4 बौद्ध संहितियाँ हुई हैं, इनको मैं बिल्कुल आपको एक ट्रिक के माध्यम से पूरा समझाऊंगा कौन कौन राजा थे, किस किस कालखंड में हुआ और कहाँ कहाँ हुई थी, इसका मैंने एक अलग से टॉपिक बनाया है। तो कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा? देखो ये था महायान से, तो हीनयान और महायान, देखो हीनयान और महायान ये बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं, हमें याद रखना है। तो हीनयान तो वो लोग हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को जस के तस माना, यानी जो कोई भी परिवर्तन के बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार किया, वो हीनयान कहलाए। और महायान समय के साथ परिवर्तन जो बौद्ध धर्म में करते गए वो कहलाए महायान। तो कनिष्क जो हो महायान शाखा का अनुयायी था। इसके बाद देखिए अगला है, इसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है वो देखिए क्या है, कनिष्क की राजधानी क्या थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की जो राजधानी देखिए क्या थी? तो पुरुषपुर थी इसकी राजधानी। क्या थी? पुरुषपुर इसकी राजधानी थी। तो कनिष्क कहाँ का शासक था? कश्मीर का शासक था ये, और इसकी राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर। ये आपको याद रहना चाहिए। जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पहला अभिलेख जूनागढ़ गुजरात में, तो ये संस्कृत का पहला अभिलेख माना जाता है और ये था रुद्रदामन से संबंधित, यानी ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा रुद्रदामन। यानी अच्छे से याद होना चाहिए कि पहला जो अभिलेख है संस्कृत का वो किससे संबंधित है, किस शासक का है? रुद्रदामन का। ये अच्छे से याद कर लेना तुम्हें। निम्न में से किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? रोम बस्ती कहाँ से मिली? देखिए अरिकमेडु, ये स्थान बहुत अच्छा है। ये अरिकमेडु या पुडुचेरी में है और रोम बस्ती यहाँ मिली, यानी रोम बस्ती होने के प्रमाण यहाँ मिले। कहाँ? अरिकमेडु। कहाँ है ये? पुडुचेरी, जिसको पांडिचेरी भी कहा करते थे। इसके बाद देखिए बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? बुद्ध चरित्र यानी महात्मा बुद्ध के चरित्र के बारे में जानकारी मिलती है इसमें। तो इसकी रचना किसने की? अश्वघोष। किसने? देखो आपको याद रह जाएगा महात्मा बुद्ध जो है वो एक राजा था, राजा का पुत्र था
और वो अश्व यानी घोड़े पर सवारी करता था, घोड़ा रखता था। तो अश्व घोष ने जो है बुद्ध चरित की रचना की। इससे अगला है देखिए, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो चौथी जो बौद्ध संगीति है, हमने कहा 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई, तो चौथी बौद्ध संगीति वो किसके काल में हुई? कनिष्क के काल में, यानी कश्मीर में कुंडल वन में हुआ। तो ये चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन इसके काल में हुई, प्रथम सदी में। अगला है गुप्त संवत की स्थापना यानी शुरुआत किसने की? तो गुप्त संवत की शुरुआत की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। याद रखना अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का जो शासक है चंद्रगुप्त प्रथम, ये पहला प्रतापी शासक था। इसने 319 में अपने राज तिलक के उपलक्ष्य में इसने गुप्त संवत की शुरुआत की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। गुप्त संवत की शुरुआत 319 में किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ये गुप्त वंश का है, न कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश का, ये गुप्त वंश का शासक है। इसके बाद देखिए, इससे संबंधित एक क्वेश्चन और भी आया था, महाराज धीराज की इसने उपाधि धारण की थी, महाराज धीराज। ये एच में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसमें ऑप्शन डी आ जाएगा, भारत का नेपोलियन। देखो, नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा, जो एक विजेता शासक के रूप में प्रसिद्ध है। और भारत में जो गुप्त वंश का समुद्रगुप्त है, इसको भी 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। तो इसलिए इसको जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया? फाहियान के बारे में एक बात याद रखिए आप, जो फाहियान है वो भारत आने वाला पहला चीनी यात्री है। पहला चीनी यात्री कौन था? फाहियान। और ये किसके काल में आया? ये चंद्रगुप्त द्वितीय बोलिए या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, एक ही बात है। ये आपको अच्छे से याद रखना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसके शासनकाल में फाहियान जो है वो भारत आया। अगला क्वेश्चन है, भारत में हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो हुणों का जो आक्रमण है वो किसके काल में हुआ? वो हुआ स्कंदगुप्त के काल में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हुणों का आक्रमण जो है किसके काल में? एक क्वेश्चन इसी में पूछा जाता है, स्कंदगुप्त यानी स्कंदगुप्त से पहले था कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त के अंतिम समय में और स्कंदगुप्त के शासनकाल में ये हुणों का आक्रमण हुआ। और इसकी जो जानकारी मिलती है वो भीतरी अभिलेख से मिलती है। भीतरी अभिलेखों से जानकारी मिलती है। आपको याद भी रह जाएगा। देखो, स्कंद यानी कंधे वितरित होते हैं, तो भीतरी अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। इससे अगला क्वेश्चन अपना कि गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे? तो गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में? देखिए, नवरत्नों का जब जिक्र आता है तो आपको याद होना चाहिए कि नवरत्न, अगर हम मुगल काल में बात करें तो नवरत्न अकबर के काल में थे। लेकिन गुप्त काल में यदि बात करें तो नवरत्न किसके काल में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में भी नवरत्न थे, जिसमें कालिदास प्रमुख था। ये आपको याद रखना है। तो नवरत्न किसके दरबार में थे गुप्त काल में? ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोलिए या चंद्रगुप्त द्वितीय बोलिए, एक ही बात है। इसके बाद देखो, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को सकारी भी कहा गया है, यानी शकों का दुश्मन, सकारी। और इससे संबंधित जो है वो मेहरौली का अभिलेख, जो स्तंभ लेख है, लोह स्तंभ लेख, जो जंग रहित लोहे का विश्व में पहला प्रमाण है, वो भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय देखिए, इसका संस्थापक कौन था? इसका था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त कौन था? ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय और जो एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र था। ये आपको याद रखना है। इसके बाद है, बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? बाण भट्ट। तो बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? ये थे हर्षवर्धन। ये आपको याद रखना, हर्षवर्धन के जो है बाण भट्ट दरबारी कवि थे। बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा हर्षवर्धन से संबंधित ही क्वेश्चन है अपना, हर्षवर्धन की राजधानी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हर्षवर्धन की जो राजधानी, देखिए हर्षवर्धन या ये किस वंश का था? ये आपको याद रखना है। हर्षवर्धन जो है ये पुष्यभूति या वर्धन वंश बोलते हैं इस वंश को। और इस वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थानेश्वर थी, लेकिन हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? कन्नौज। तो अगर वर्धन वंश की पूछे तो हम थानेश्वर कर देंगे, लेकिन हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ आएगी? कन्नौज आएगी। चीनी यात्री हिनसांग किसके शासनकाल में आए थे? हिनसांग जो है वो हर्षवर्धन के काल में आया था। हर्षवर्धन का जो कार्यकाल है वो 606 से 647 तक का कार्यकाल इसका रहता है, तो इसी काल में ये आया था।
इसके बाद है कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई। देखो त्रिपक्षीय जो संघर्ष है 100 साल तक 100 वर्षीय युद्ध भी इसको कहा जाता है। और अंतिम जो विजय हुई थी वो हुई थी प्रतिहारों की। किसकी हुई थी? प्रतिहार इसमें अंतिम विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि किस राष्ट्रकूट ने। तो एलोरा, देखो इसको मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, एकक, एकक, ये याद रख लेना आप। तो एकक से देखो, एकक से ए से एलोरा के कैलाश मंदिर, कैसे कैलाश मंदिर और कैसे कृष्ण। तो कृष्ण प्रथम, यानी एकक से एक ही तो होता है। तो कृष्ण, देखो इसमें कृष्ण द्वितीय भी दे रखा है, कृष्ण तृतीय भी दे रखा है। तो आपको याद रखना कृष्ण प्रथम। तो ये याद रह जाएगा एकक, यानी एलोरा के कैलाश मंदिर जो बनाया वो किसने? कृष्ण प्रथम ने बनवाया। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। वातापी किसकी राजधानी थी? तो वातापी जो है वो चालुक्यों की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। अगला है स्थानीय स्वशासन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जब आप पढ़ोगे स्थानीय स्वशासन। तो ये स्थानीय स्वशासन जो है ये किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता? जो चोल शासक हैं उनकी प्रमुख विशेषता। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा कि चोलों की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो यही थी कि इन्होंने स्थानीय स्वशासन पर जोर दिया। अगला क्वेश्चन है वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? वृद्धेश्वर, देखो वृद्धेश्वर मंदिर को आपको याद रखना है कि इसमें वृद्धेश्वर मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो राजराजेश्वर मंदिर कहा जाता है। तो इसमें आपको याद रखना है, तो इसका हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। राजराजेश्वर मंदिर भी इसको कहा जाता है, राजेंद्र प्रथम इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला है एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय? एलिफेंटा की जो गुफा मंदिर है, ये देखो एलिफेंटा गुफा, गुफा मंदिर क्या है? जो पहाड़ है उनको काट करके मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। तो ये राष्ट्रकूटों के समय हुआ। किसके समय? तो ऑप्शन आ जाएगा डी, राष्ट्रकूट जो है उन्होंने एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महाबलीपुरम, तो देखिए महाबली, इसको आपको याद भी हो जाएगा ये महाबली। तो महाबली जो है वो कौन हुआ? तो आपको पता है अच्छे से, नरसिंह, नरसिंह भगवान जो नरसिंह है वो एक महाबली थे, यानी बहुत बलशाली थे। अब देखो नरसिंह वर्मन प्रथम भी है और नरसिंह वर्मन द्वितीय भी, इसमें कैसे करें? तो बलवान व्यक्ति तो एक ही होता है, अपने आप में एक होता है, और तो इसलिए नरसिंह वर्मन प्रथम को आपको कर देना है। तो वो अपना जो बलि है वो प्रथम था। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया। ये जो मंदिर हैं इन मंदिरों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि नीचे ऐसा लगता है जैसे रथ के ऊपर मंदिर बने हुए हैं, यानी इस तरह से पहाड़ों को काट करके बनाया गया है। कश्मीर में मातंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मातंड सूर्य मंदिर, तो ऑप्शन है दिद्दा, बी है संग्रामराज और सी है ललितादित्य मुक्तापिड। तो इसका उत्तर होगा सी, ललितादित्य मुक्तापिड। ये आपको याद रखना है, ललितादित्य मुक्तापिंड। इसने मातंड, देखो ये मातंड पिंड, ये एक पिंड पिंड है ये, तो इस तरह से आपको याद रह जाए। तो ललितादित्य मुक्तापिंड, तो ये कश्मीर में सूर्य मंदिर बनवाया, मार्तंड सूर्य का मंदिर बनवाया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? मोहम्मद बिन कासिम ने, तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था ये 712 में। उस समय राजा था दाहिर। तो 712 ईस्वी में ये मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। इसे अगला क्वेश्चन अपना, और वो है देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर, ये देखिए इसमें क्या होगा, ये 113, 14, 15, ये कहाँ गया ब्राह्मणों पर? हाँ ये आ गया ना। तो देखिए इसमें सोमनाथ मंदिर जो है उसका क्वेश्चन आ गया, सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा? इससे पहले का जो है मोहम्मद बिन कासिम ने कब आक्रमण किया वही क्वेश्चन है। ये थोड़ा दब गया बटन। तो सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा? तो इसका उत्तर क्या होगा? देखिए पहला मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा महमूद गजनवी और तीसरा है इसमें मोहम्मद गोरी और ये चौथा है तैमूरलंग। तो इसका उत्तर होगा महमूद गजनवी, ये याद रखना महमूद गजनवी। और 1025 की बात है, सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात में, और इस मंदिर को लूटा। बाद में इस मंदिर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की सहायता से पुनर्निर्माण करवाया गया।
लाख बख्श किसे कहा? देखो लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों का दान करने वाला, और लाख बख्श किसके लिए प्रयोग हुआ है? ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का संस्थापक था, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके लिए लाख बख्श शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी लाखों का दान करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक। ये इसका उत्तर होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, सिजदा और पैबोस प्रथा किसने चलाई? तो सिजदा और पैबोस जो प्रथा है वो किसने चलाई? ये आपको याद रखना, बलबन। देखो बलबन ने सिजदा और पैबोस प्रथा चलाई, सिजदा और पैबोस प्रथा। और इस प्रथा को बाद में जो समाप्त करने वाला होगा वो औरंगजेब इसको समाप्त करेगा, सिजदा और पैबोस को। तो बलबन जो है इसने सिजदा और पैबोस, ये क्या थी? ये सिजदा और पैबोस, ये झुक करके प्रणाम करना, अपने राजा को झुक करके इस तरह से प्रणाम करना, ये था, ये प्रथा थी और ये बलबन ने चलाई। इसके बाद देखो तूती ए हिंद या तोतिया हिंद, तोता ए हिंद भी बोल देते हैं, तूती ए हिंद भी बोलते हैं। ये किसके लिए प्रयोग हुआ? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। तो तोता ए हिंद यानी तूती ए हिंद किसे कहा जाता है? हिंद का तोता। ये बहुत ही, इसकी गायन शैली बहुत मधुर थी, इसलिए इसको हिंद का तोता कहा जाता है, या तूती ए हिंद या हिंद का तोता। सिकंदर सानी की उपाधि यानी दूसरा सिकंदर, सिकंदर सानी बोलिए या दूसरा सिकंदर, ये किसके लिए प्रयोग हुआ? ये हुआ, आपको याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर जो है ना, सिकंदर की ही तरह इसने जो है व्यवस्थाएं की थी, इसलिए इसको सिकंदर सानी या दूसरा सिकंदर कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के लिए प्रयोग हुआ है ये वर्ड। देखो इसमें आगे आएगा स्थाई सेना की प्रथा। देखो इसी कारण से स्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? ये भी अलाउद्दीन खिलजी, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने काल में देखो बाजार नियंत्रण किया इसने, और स्थाई सेना इसने बनाई। तो इस तरह से ये इसको सिकंदर सानी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी इसका उत्तर होगा। स्थाई सेना किसने की? इससे पहले जब युद्ध काल होता था तो सेना को भर्ती कर लिया जाता, और जैसे काम नहीं होता उसको घर भेज दिया जाता, लेकिन इसने स्थाई सेना की स्थापना की। अगला क्वेश्चन अपना, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहाँ हस्तांतरित की? ये देखो, तो स्थानांतरित है, स्थानांतरित हस्तांतरित नहीं है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो देखो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको जानते हो पागल बादशाह, सन की बादशाह, पढ़ा लिखा मूर्ख, ये मोहम्मद बिन तुगलक के लिए आए हैं ये शब्द। तो इसने जो राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? इसने की दौलताबाद। कहाँ की? दिल्ली से दौलताबाद, ये याद रखना है, दौलताबाद। ये सोचा दौलत मिल जाएगी, लेकिन मिला कुछ नहीं। किस सुल्तान को पागल बादशाह कहा जाता है? ये आ गया है। तो मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा जाता है। ये सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था मोहम्मद बिन तुगलक, ये ध्यान में रखना है। लेकिन सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था, इसलिए ये किसी को अपने बराबर नहीं मानता था और किसी पर विश्वास नहीं करता। इस कारण से इसको असफल योजनाओं का जनक भी कहा जाता है। जितनी भी योजनाएं इसने बनाई वो सारी योजनाएं धरातल पर नहीं उतर सकी और असफल रही। अगला क्वेश्चन है, तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया? तैमूरलंग ने, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। तो ये कह रहा है किसके शासनकाल में आक्रमण किया? तो इसका उत्तर होगा नासिरुद्दीन महमूद, यानी दिल्ली पर उस समय किसका शासन था? नासिरुद्दीन महमूद का शासन था, नासिरुद्दीन महमूद। ये आपको याद रखना है, तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया? नासिरुद्दीन महमूद। इसके बाद अगला है अपना, अगला जो क्वेश्चन हमारा वो देखिए, 100 क्वेश्चन हम पूरा करेंगे। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो इससे पहले जजिया कर होता क्या है? जजिया कर होता है गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर, यानी मुसलमानों को छोड़कर बाकी सिख हैं, ईसाई हैं, उन सब से ये कर लिया जाता था। तो वो जजिया कर था, ये धार्मिक कर था ये। तो ये ब्राह्मण जो है उन पर ये कर नहीं लगाया जाता था, लेकिन एक ऐसा सुल्तान था जिसने सर्वप्रथम जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लगा दिया। तो वो कौन था? फिरोज तुगलक। तो ये याद रखना, ऑप्शन सी होगा। फिरोज तुगलक ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी ये कर लगा दिया। सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंचाई कर किसने लगाया? ये भी फिरोज तुगलक की उत्तर होगा कि फिरोज तुगलक ने सिंचाई कर भी लागू किया था। इसके बाद देखो, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने आत्मकथा लिखी। तो किसने लिखी आत्मकथा? इसका भी उत्तर होगा फिरोज तुगलक। इससे पहले किसी भी सुल्तान ने अपनी आत्मकथा नहीं लिखी, तो इसने ये फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी। इसके बाद देखिए, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? गुलरुखी, देखो गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखते था। तो इसको सिकंदर लोदी उत्तर आएगा। कौन आएगा? सिकंदर लोदी, जिसने आगरा को बसाया था।
तो सिकंदर लोधी जो है वो गुलरुखी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है इसमें, सांकेतिक मुद्रा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? देखो सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो मोहम्मद बिन तुगलक ऑप्शन सी होगा। मोहम्मद बिन तुगलक जो हमने पढ़ा कि पढ़ा लिखा सबसे मूर्ख व्यक्ति यही था और इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, ये तांबे की मुद्रा चला दी थी और उसकी कीमत सोने के सिक्कों के बराबर थी। इस तरह लोगों ने क्या है कि तांबे को तो बाहर कर दिया और सोने की मुद्राओं को जब्त कर लिया, तो ये भी इसकी योजना असफल रही। अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अष्ट दिग्गज ये आप याद रखना, एक तो अष्ट दिग्गज आता है, एक अष्ट प्रधान आता है, दो बातें आती हैं। तो अष्ट दिग्गज पहले कर लेते हैं, तो ये आएगा कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय जो है उसके शासनकाल में ये अष्ट दिग्गज थे, कृष्णदेव राय के शासनकाल में कृष्णदेव राय, ये आपको याद करना है। और एक वर्ड आता है अष्ट प्रधान। अष्ट प्रधान कौन थे? तो अष्ट प्रधान जो थे वो थे शिवाजी का मंत्रिमंडल। तो शिवाजी का जो मंत्री परिषद थी उसको अष्ट प्रधान कहते थे और अष्ट दिग्गज जो है कृष्णदेव राय के शासनकाल में थे। इसके बाद कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था? तो इसमें पहला ऑप्शन है डोमिंगा पायस और दूसरा बारबोसा और तीसरा नुनीज। तो देखो डोमिंगा पायस बिल्कुल सही है और बारबोसा भी सही है, तो इस तरह ए और बी जहाँ ऑप्शन में होंगे यानी डी वाला ऑप्शन सी होगा। डोमिंगा पायस और बारबोसा दोनों ही ये पुर्तगाली यात्री थे जो कृष्णदेव राय के दरबार में आए। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए, प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ ए मुक्त माल्याद, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 102वां क्वेश्चन है ये। प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ ए मुक्त माल्याद की रचना किसने की? तो देखो इसमें पहला ऑप्शन है मल्लिकार्जुन देवराय प्रथम कृष्णदेव राय, तो इसमें उत्तर होगा कृष्णदेव राय, ये भी आपको याद रखना, कृष्णदेव राय इसका उत्तर होगा। कृष्णदेव राय इसने ए मुक्त माल्याद की रचना की। अगला है विजयनगर साम्राज्य के खंडर कहाँ से मिले? विजयनगर के, तो विजयनगर के उत्तर होगा हम्पी होगा। देखो विजयनगर साम्राज्य जो है इसको 1336 में और हरिहर और बुक्का ने इसको बसाया था, याद रखना। विजयनगर, विजय का नगर यानी जीत का शहर, हरिहर और बुक्का ने 1336 में ये बसाया था। और इसके खंडर कहाँ से मिलते हैं? हम्पी कर्नाटक, ये आपको याद रखना है। दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, इनको याद करना है तुम्हें और ये क्वेश्चन हर परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना, ये नहीं भूलना है तुम्हें। अब अगला क्वेश्चन हमारा 104वां है, 1565 में तालीकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हुआ? 1565 में तालीकोटा के युद्ध से, तो ये भी आपको याद रखना विजयनगर। विजयनगर जो साम्राज्य है हरिहर बुक्का ने 1336 में बसाया था, वो तालीकोटा का जो युद्ध 1565 में उसमें इस साम्राज्य का पतन हो गया, ये नष्ट विनष्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है इसमें 105वां करेंगे, हम 105 ही करेंगे। अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? तो इसका उत्तर होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इसकी अजमेर में गरीब नवाज के नाम से प्रसिद्ध दरगाह है। और ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है किसके, देखो इस समय शासनकाल किसका था अजमेर में? तो पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय बोल सकते हैं। और ये किसके साथ आया था? मोहम्मद गोरी के साथ आया था। कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और एक प्रश्न इससे जुड़ा हुआ और बता देता हूँ मैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहते हैं मेले को। तो मेला कब लगता है? तो 1 रजब से 6 रजब तक ये लगता है, ये याद रखना है। 1 रजब से 6 रजब तक, 1 से, ये रजब महीने का नाम है, तो 1 से 6 रजब तक ये मेला लगता है। तो इस तरह दोस्तों हमने पार्ट दूसरा भी पूरा कर लिया है और मैं समझता हूँ ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा आपको और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो आप इस वीडियो को अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।